नमस्कार साथियों। अब आज की क्लास में हम बात करेंगे, इससे पहले हम पाश्चात्य विचारकों की बात कर रहे थे और वर्ड्सवर्थ है, अरस्तु है, लॉन्जाइनस है, इनके बारे में हमारी बात हो गई थी। अरस्तु में देखो, अरस्तु के कई, वैसे तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में लगभग अरस्तु के 3 सिद्धांत चलते हैं और कहीं पर एक लगा रखा है, कहीं पर 2, कहीं पर तीनों ही हैं। तो ये जो अरस्तु हैं, इनके 3 सिद्धांत, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण तो है अनुकरण का सिद्धांत। दूसरा है विरेचन का सिद्धांत। और एक इनका है त्रासदी का सिद्धांत। तो एक सिद्धांत की तो हमने बात कर ली थी, वो इसलिए बात कर ली थी कि जब हम प्लेटो को पढ़ते हैं तो प्लेटो के साथ में उसके समकक्ष रखकर के तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ता अनुकरण सिद्धांत का। इसलिए हमने अनुकरण सिद्धांत को प्लेटो के संदर्भ में पढ़ा था और वहाँ जो गुरु हैं अरस्तु के, प्लेटो, तो उनके संदर्भ में हमने दोनों के अलग अलग दृष्टिकोण से, प्लेटो क्या कहते हैं अनुकरण के बारे में, अरस्तु क्या कहते हैं अनुकरण के बारे में, दोनों का हमने तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया था। इसके बाद में अब हम त्रासदी के सिद्धांत का ये दोनों और पढ़ लेते हैं। ज़्यादा नहीं है इनमें, जब अनुकरण पढ़ लिया तो फिर ये पेंडिंग ही रह जाएंगे। तो त्रासदी वैसे नेट में 3 दे रखे हैं, फर्स्ट ग्रेड में केवल एक है अनुकरण, है ना। और अब हम अभी इसमें बात करने वाले हैं त्रासदी का सिद्धांत, त्रासदी सिद्धांत। त्रासदी सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है अरस्तु का, देखो अरस्तु के 3 सिद्धांत है वो ऐसे हैं। पहले आप इस फ्लो चार्ट से समझें। ये है त्रासदी और इस त्रासदी पर टिके हुए हैं अनुकरण, और इधर एक और आएगा विरेचन। इन दोनों का कहीं ना कहीं समन्वय इस सिद्धांत में देखा जाता है। जब त्रासदी की बात करेंगे तो त्रासदी में अनुकरण भी आएगा और त्रासदी में विरेचन भी आएगा। दोनों के मिलने से, दोनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने से जो सिद्धांत बनता है वो बनता है त्रासदी का सिद्धांत। तो प्रारंभ में हम बात करने वाले, यहां से आप लिखिए हेडिंग त्रासदी सिद्धांत, और परिचय के बारे में हम इसका सामान्य परिचय, यदि हम इसके परिचय की बात करेंगे तो परिचय में इसका होगा कि त्रासदी सिद्धांत में विरेचन एवं अनुकरण दोनों का समन्वय देखा जा सकता है, है ना। फ्लो चार्ट से आप देखें तो ये पूरा ब्लॉक है, ये त्रासदी का है। त्रासदी, इसी त्रासदी में आपको यहाँ मिलेगा अनुकरण, और इसी त्रासदी में एक आपको यहाँ मिलेगा विरेचन। ठीक है,
ये त्रासदी सिद्धांत है। दूसरी बात, अभी शब्द को लेकर के बड़ी दुविधा है कि वैसे तो हम भारतीय दृष्टिकोण से बात करें या भारतीय साहित्य के हिसाब से बात करें तो त्रासदी तो हम तो कहते हैं घटना को, कि बहुत बड़ी त्रासदी हो गई, ट्रेजेडी घट गई तो बहुत बड़ी घटना घट गई। तो भाई ये साहित्य में घटना वाला क्या सिस्टम, त्रासदी का मतलब क्या है, ये कुछ थोड़ा सा अर्थ हमें दिग्भ्रमित करता है और इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, अरस्तु ने अपने सिद्धांतों में सबसे विस्तृत व्याख्या त्रासदी की है। अरस्तु ने अपने सिद्धांत में सबसे विस्तृत व्याख्या त्रासदी की है। पहली बात, सबसे ज़्यादा डिटेल्ड में थ्योरी में इनका त्रासदी सिद्धांत है और इनकी एक पुस्तक है जिसको आप पेरिप्सुस के नाम से जानते हैं। पेरिप्सुस नाम सुना, ये करवा दिया मैंने पिछले वीडियो में। जब हम प्लेटो और अरस्तु दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे तो दोनों की पुस्तकें साथ में करवाई है। तो पेरिप्सुस नाम की जो पुस्तक है, इस पेरिप्सुस पुस्तक के 6वें अध्याय से 19वें अध्याय तक ट्रेजेडी का ही विवेचन अरस्तु ने किया है। 6वें से 19वें अध्याय तक ट्रेजेडी का ही विवेचन अरस्तु ने किया है। छवें से 19वें अध्याय तक ट्रेजेडी का ही विवेचन अरस्तु ने किया है। तो ये 6 से 19 तक। फिर दूसरी बात, 6 से 19 तक है। इसमें पूरी में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो पुस्तक है इसमें पूरी में 26 अध्याय हैं। पूरी में कितने अध्याय हैं? 26 अध्याय हैं। और जो 26वां अध्याय है, अंतिम अध्याय, यहाँ पे ध्यान दें। एक तो सबसे विस्तृत व्याख्या, इस चीज को आप अंडरलाइन करें। तीनों सिद्धांतों में सबसे विस्तृत सिद्धांत इनका कौन सा है? त्रासदी वाला। फिर पेरिप्सुस जो पुस्तक है, इसमें 6वें अध्याय से 19वें अध्याय तक ट्रेजेडी का विवेचन है, ट्रेजेडी के बारे में बात करी है। और टोटल इसमें कितने अध्याय हैं? 26। 26वें अध्याय में इन्होंने एक और स्पष्ट बात कही है, वो है महाकाव्य वर्सेस ट्रेजेडी, अर्थात महाकाव्य और ट्रेजेडी का तुलनात्मक अध्ययन। महाकाव्य और ट्रेजेडी का तुलनात्मक अध्ययन किसने किया है? अरस्तु ने किया है। कौन से अध्याय में? 26वें अध्याय में। 26वें अध्याय में, अंतिम अध्याय में अरस्तु ने महाकाव्य और ट्रेजेडी का तुलनात्मक अध्ययन किया। अब आप कहोगे गुरु जी ट्रेजेडी इतनी देर हो गई और ट्रेजेडी हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये ट्रेजेडी है क्या? इसका मतलब क्या है? ट्रेजेडी तो मतलब हम एक्सीडेंट, घटना, आग लगना, भूकंप आना, कुछ भी आपातकाल में जो भी अचानक स्वास्थ्य खराब होना और कोई जो भी जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं घटती, हम तो उसको ट्रेजेडी मानते। तो ये काव्य में, महाकाव्य में ये क्या ट्रेजेडी? तो ये थोड़ा सा अगर आप समझने वाली बात करें तो देखो, सबसे पहली बात है आपका जो ये ट्रेजेडी शब्द है, यह है, यहां लिखते हैं अपन पहले, ट्रेजेडी, इसकी हम जानकारी ले रहे हैं ना, ये हमारा समझने का विषय है। ट्रेजेडी के बारे में हम बात करेंगे तो ये आप ये कह सकते हैं कि यह है यूनानी काव्य की देन है।
ट्रेजेडी यूनानी काव्य की देन है और इसको त्रासदी भी बोलते हैं। त्रासदी या कहें अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द है ट्रेजेडी। त्रासदी या कहें ट्रेजेडी, ठीक है। तो इस शब्द का प्रयोग इस गद्य विधा के लिए किया गया है। अब ये गद्य विधा है या पद्य विधा है या क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। यूनानी साहित्य की देन है, यूनान में ये शब्द चलता है। आगे देखिए, त्रासदी संस्कृत शब्द त्रास से बना है। संस्कृत शब्द किससे बना है? त्रास से, जिसका अर्थ होता है भय। जिसका अर्थ होता है भय। त्रासदी संस्कृत के त्रास शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? भय। त्रास मतलब भय, संत्रास, त्राहिमाम सुना होगा आपने। तो त्रास का मतलब होता है भय। और ये जो त्रासदी है, भारतीय साहित्य में त्रासदी शब्द का सामान्य अर्थ हम भय से लेते हैं। त्रासदी शब्द का सामान्य अर्थ हम भय से लेते हैं। या दुखद घटना या दुखद घटना, दोनों में से भय से जो दुखद घटना उत्पन्न होगी, तो दुखद घटना से हम त्रासदी का अर्थ लेते हैं सामान्यतः। अब साहित्य में क्या है? साहित्य में देखो, कंटिन्यू आप, अर्थात इसमें कंटिन्यू जोड़ देते हैं लगातार। अर्थात वह रचना, ऐसी कोई रचना। अब आ रहा है कि गुरुजी ये त्रासदी का शब्द, ये त्रासदी हमारे समझ में नहीं आया, हम तो इसको एक घटना बोलते हैं। साहित्य में त्रासदी का क्या अर्थ है? अर्थात वह रचना जिसको पढ़कर पाठक या श्रोता, दर्शक भी होगा इसमें, है ना, पाठक या श्रोता या दर्शक दुख में डूब जाए, उसको कहते हैं त्रासदी। अर्थात ऐसी कोई रचना जिसको पढ़कर पाठक या श्रोता दुख में डूब जाए, वो त्रासदी है। अब सारांश ये निकल रहा है, सारांश तह हम कहेंगे कि पाश्चात्य साहित्य में दुखांत नाटकों को ही, पाश्चात्य साहित्य में दुखांत नाटकों को ही ट्रेजेडी या त्रासदी कहा गया। पाश्चात्य साहित्य में जो हमारे तो नाटक कहते हैं, हम तो नाटक कहते हैं, और नाटक में तीन प्रकार के नाटक हमारे भारतीय साहित्य में चलते हैं, दुखांत, सुखांत, प्रसादांत, है ना। दुखांत में दुख पूर्ण अंत होता है, नायक और नायिका का जो अभिप्सित जो लक्ष्य है या उनका जो टारगेट है कि ये उनका मोटिव वो प्राप्त नहीं होता और अंततः उनको निराशा ही हाथ लगती है, तो दर्शक भी मुंह लटकाए बाहर निकलता है कि यार कुछ नहीं, वो बचा नहीं पाए। जैसे मूवीज़ आप देखते हैं, मूवीज़ में यदि मान लो आपका हीरो हीरोइन को बचा रहा है और हीरोइन की मौत हो जाती है, तो हीरो भी अंत में पागल हो जाता है। अब
आप जब सिनेमा थिएटर से बाहर निकलेंगे तो आपका भी मुंह लटका हुआ होगा कि कोई मतलब नहीं निकला रे यार, दिमाग खराब हो गया। अगर वो उसको बचा लेता तो आप बड़े सीना चौड़ा करके बाहर निकलेंगे कि बचा लिया आखिर में हमारा हीरो। तो इस तरह से भारतीय साहित्य में जो मूवीज़ वाला प्रकरण है या उसका कंसेप्ट है, वही नाटक वाले में है कि जिन नाटकों का अंत दुखपूर्ण होता है, दुखदायी होता है, वो दुखांत नाटक है। जिन नाटकों का अंत सुखदायी होता है वो सुखांत नाटक है। फिर ये तीसरा प्रसादांत नाटक कौन से आ गए? प्रसादांत नाटकों के सूत्रधार स्वयं जयशंकर प्रसाद हैं और उनके नाटकों में ये देखा जा सकता है कि जो नायक है वो अपना अभिष्ट लक्ष्य तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद उसका अंतिम उपभोक्ता नहीं बनता। उसकी अंतिम परिणति या उसका जो जिस कारण उसने लक्ष्य प्राप्त किया उस कारण को छोड़ दें तो लक्ष्य तो प्राप्त हो गया, लेकिन लक्ष्य प्राप्त होने के बाद में जो करना था वो नहीं कर पाया, अर्थात अंतिम सुख की चरम परिणति वो नहीं भोग पाता है। तो ये नाटकों को मतलब आप ये समझे कि हमारे जो दुखांत नाटक हैं उन दुखांत नाटकों को ही पाश्चात्य साहित्य में क्या कहा गया है? ट्रेजेडी। और फिर अरस्तु इसमें एक बात और कहते हैं कि अरस्तु के अनुसार ये और इसके साथ आप ऐड करें, अरस्तु के अनुसार त्रासदी की अंतिम परिणति अरस्तु के अनुसार त्रासदी की अंतिम परिणति विरेचन द्वारा ही होती है। विरेचन द्वारा ही होती है। अरस्तु के अनुसार त्रासदी की अंतिम परिणति विरेचन द्वारा ही होती है। आगे देखिए, अरस्तु ने साहित्य के अनेक काव्य रूपों पर विचार किया। साहित्य के अनेक काव्य रूपों पर विचार किया, लेकिन सभी काव्य रूपों में जो त्रासदी है, इसी त्रासदी को उसने क्या किया? सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया। लिखो, अरस्तु ने काव्य के सभी काव्य रूपों पर विचार किया, लेकिन जो काव्य के सभी रूप हैं उन सभी काव्य रूपों में जो त्रासदी है, इस त्रासदी को ही सर्वश्रेष्ठ काव्य रूप माना है। सभी काव्य रूपों में तुलना करके जब वो देखता है, ये इक्वल में निशान लगा देता हूं कि इधर सारे हैं, इधर त्रासदी है, तो उससे वो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ काव्य उससे कौन सा लगा? त्रासदी। ठीक है, त्रासदी को उसने कहा कि ये काव्य के सभी रूपों में श्रेष्ठ है। आगे लिखेंगे ब्लू। अरस्तु ने बताया कि सभी काव्य रूपों में त्रासदी अधिक प्रभावशाली है। जितने भी काव्य के रूप हैं उसमें त्रासदी सबसे अधिक प्रभावशाली है, अर्थात नाटक का रूप। त्रासदी समझ गए ना? अब त्रासदी से तात्पर्य आप क्या लेंगे? ब्रैकेट में लिख देता हूं, नाटक रूप। नाटक का जो रूप है वही क्या है? त्रासदी
कहते हैं उसी को। तो नाटक का जो ये रूप है, सभी काव्य विधाओं में नाटक का ये रूप सबसे ज़्यादा प्रभावशाली देखने को मिलता है। क्यों है प्रभावशाली, इसका क्या कारण है, उसके लिए देखो। यह विधा दर्शकों के मन में सोए हुए या दबे हुए भावों को जागृत करने की क्षमता रखती है। परिणामतः उनमें विरेचन की प्रक्रिया होती है, जिससे वे पूरी तरह नाटक में डूब जाते हैं। ये इस शब्द को क्या रखेंगे आप, रस निष्पत्ति, अर्थात क्या होती है, रस की निष्पत्ति हो जाती है। वो जो अभी करता है और जो दर्शक हैं, उन दोनों के बीच तादाद में स्थापित हो जाता है, दोनों का साधारणीकरण हो जाता है। तो इस हिसाब से ये जो नाटक विधा है ये ज़्यादा प्रभावी है। अरस्तु का जो ये विरेचन शब्द है, ये देखो यहाँ आया है, ध्यान दो इस पे। विरेचन की प्रक्रिया होती है। अब बताओ, त्रासदी पढ़ रहे हैं और विरेचन होगा या त्रासदी के अंतर्गत होगा, तो त्रासदी ऐसा एक विधा है, ऐसी विधा है जिसमें विरेचन और इधर से आपका जो विरेचन और अनुकरण दोनों त्रासदी के जो सिद्धांत है या त्रासदी जो प्रक्रिया है उसमें दोनों का ही समन्वय है। जब तक वो दोनों इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, शामिल नहीं होंगे, जब तक त्रासदी अपनी चरम परिणति पर नहीं पहुंचेगी। भाई दोनों उसके सफर में आने वाले दो पड़ाव हैं। इसके बाद में देखो हम निष्कर्ष से बात करते हैं। त्रासदी विस्तृत कार्य व्यापार का अनुकरण है। त्रासदी विस्तृत कार्य, ये जो शब्द है कार्य व्यापार, ये सीधा आपके ऑप्शन में आने वाला शब्द है। कार्य व्यापार सीधा ऑप्शन में दिखेगा। ये त्रासदी विस्तृत कार्य व्यापार का अनुकरण है। जो नायक का वर्णन न होकर क्रियात्मक अनुभूति, समझे, इसको भी आप अंडरलाइन कर लें। क्रियात्मक अनुभूति है, अर्थात
एक तो है कि नाटक में नायक के द्वारा कहा जा रहा है कि ये नायक है, बड़ा शक्तिशाली है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, सामने नायक खड़ा है, कोई दूसरा उसका वर्णन कर रहा है। भाई ये नायक का वर्णन नहीं है, वो नायक करके दिखाएगा, उसका क्रियात्मक गत्यात्मक रूप सामने आएगा। तो क्रियात्मक गत्यात्मक रूप सामने आएगा तो जो कार्य जो अनुकर्ता ने किया, तो उस कार्य के आधार पर उसके कार्य व्यापार का प्रकरण चल रहा है, यहाँ उसके कार्य व्यापार का अनुकरण हो रहा है, और कार्य व्यापार के अनुकरण के साथ में उसकी क्रियात्मक अनुभूति भी देखी जा रही है। तब जा कर के जो दर्शक है, श्रोता है, वो उस रचना में डूबेगा, वो उस भाव में आएगा। ये वर्णन करेंगे तो वो तो एक कथा हो जाएगी, उपदेश हो जाएगा, सत्संग हो जाएगा, तो वहाँ पर वो ज़्यादा रस का तादात्म्य स्थापित नहीं होगा। पहली बात तो त्रासदी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि त्रासदी कार्य व्यापार का अनुकरण है, जो भी कैसा है, क्रियात्मक अनुभूतिपूर्ण अनुकरण है। इसके बाद में दो चीजें हैं, एक है करुणा, एक है भय। के उद्रेक द्वारा दोनों से विरेचन किया जाता है, विरेचन किया जाता है। अर्थात पाठक या श्रोता का विरेचन कब संभव है? जब दर्शक उस क्रियात्मक अनुभूति को देखेगा और जो नायक है वो नायक कार्य व्यापार का अनुकरण करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखो, जो नाटक है उसके विभिन्न भाग हैं। तो त्रासदी से संबंध में एक महत्वपूर्ण और कथन है कि त्रासदी के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की अलंकारों से जड़ित अलंकृत भाषा होती है। अलंकृत भाषा होती है। त्रासदी के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की अलंकारों से जड़ित अलंकृत भाषा होती है। ये जो अलंकृत भाषा है, इस अलंकृत भाषा का क्या मतलब है? अलंकृत भाषा का क्या मतलब है? इसका मतलब है लयात्मक, सामंजस्यपूर्ण, संगीतात्मक भाषा। लयात्मक, सामंजस्यपूर्ण, संगीतात्मक भाषा। जब भाषा में उस अंचल का पुट आएगा, उसकी शैली आपको देखने को मिलेगी, तो ही वो यथार्थ के अनुभूति होगी। अगर शैली और उसमें आंचलिकता का पुट नहीं आएगा तो यथार्थ की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए भाषा को अलंकृत बनना ही पड़ता है त्रासदी में, यह अनिवार्य गुण है। तो अलंकृत भाषा से मतलब ये है, ये सारे शब्द आपके ऑप्शन में बनने वाले हैं। आपको कहेंगे कि अरस्तु के जो त्रासदी सिद्धांत है उसकी भाषा होती है अलंकारों से रहित, अलंकारों से परिपूर्ण। तो यहाँ पर देखो, सामान्य रूप से तो जैसे रीतिकाल में केशव ने अलंकृत भाषा का बहुत बड़ा प्रयोग किया। उन्होंने अलंकारों का इतना ज़्यादा प्रयोग कर लिया कि बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो ज़बरदस्ती अलंकार डाल दिए। तो जब ज़बरदस्ती अलंकार डाल दिए तो इसीलिए वो कठिन काव्य के प्रेत हो गए, उनका काव्य बड़ा क्लिष्ट हो गया।
तो यहाँ पर तो भाई अलंकारों का जरूरत है। यहाँ पर इस त्रासदी में अलंकृत भाषा की जरूरत है, जो लयात्मक होती है, सामंजस्यपूर्ण होती है, संगीतात्मक भाषा होती है। तो आपसे पूछ ले कि भाई त्रासदी सिद्धांत में क्या भाषा होती है, सामान्य, सरल, सुबोध, कोमल, प्रवाहमय या अलंकृत भाषा, तो अपने को लगेगा यार अलंकृत भाषा किसको पसंद आती है। त्रासदी में सामान्य, सरल, सुबोध, प्रवाहमय भाषा होनी चाहिए, तो बिल्कुल ही समझ में आ जाए। वो टिक ऑप्शन बड़ा शानदार लगेगा, अरे वहाँ तो उस भाषा को कोई जगह नहीं है, अलंकृत भाषा होनी चाहिए। अब एक चीज आई है, अरस्तु का कार्य व्यापार। ये क्या है भाई? अरस्तु का कार्य व्यापार, यहां से प्रश्न बनने वाला है। ये बड़ा प्यारा शब्द है। कार्य व्यापार से तात्पर्य है जीवन की सामान्य एवं विशिष्ट क्रियाएं, जीवन की सामान्य एवं विशिष्ट क्रियाएं। कार्य व्यापार से तात्पर्य है जीवन की सामान्य एवं विशिष्ट क्रियाएं, अर्थात जीवन में जो भी घटित होता है या जीवन में जो भी संभाव्य घटनाएं जो घट सकती है, हमारे जीवन का हिस्सा, हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे क्रियाकलापों का हिस्सा है, वही कार्य व्यापार है। और ये जो कार्य व्यापार है, इसमें अरस्तु कहते हैं, आप ऐसे ऐसे लिखेंगे, अरस्तु के अनुसार त्रासदी कार्य व्यापार का अनुकरण है। त्रासदी कार्य व्यापार का अनुकरण है, घटना या पात्रों का नहीं। घटना या पात्रों का नहीं। अरस्तु के अनुसार त्रासदी कार्य व्यापार का अनुकरण है, घटना या पात्रों का अनुकरण नहीं है। इससे आप सीधा समझ गए कि त्रासदी जो है वो वर्णन नहीं है, वो करके दिखाने की कला है, वो क्रियात्मक, गत्यात्मक, लयात्मक, संगीतात्मक कला है, जो देखने मात्र से या दुखांत नाटकों को देखने मात्र से उत्पन्न होती है। तो कार्य व्यापार जीवन की सामान्य घटनाएं है, यह है। अब इसके तत्व बांटे गए हैं छह तत्व, जो अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत है, उसके 6 तत्व इसमें बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला तत्व है कथानक। एक एक की बात करते हैं, विस्तृत बात भी करेंगे। पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। ये जो कथानक है, इसमें 2 शब्दों का प्रयोग होता है। एक तो स्थिति विपर्य, स्थिति विपर्य, स्थिति विपर्य, ये क्या होती है स्थिति विपर्य? सुनिए, स्थिति विपर्य कथानक को जटिल बनाती है, और बाद में अरस्तु ने शैली के आधार पर भी इन नाटकों को 2 भागों में बांटा है, जटिल कथानक पूर्ण शैली और सरल कथानक पूर्ण शैली। और उसी जटिल और सरल का जो पाटने का जो अंतर है, वो है स्थिति विपर्य। क्या है स्थिति विपर्य? कोई भी नाटक में आपने देखा होगा, कोई नायक या नायिका या उसका जो भी हीरो होता है,
उसका एक अंतिम लक्ष्य होता है। वो सुख की प्राप्ति करना चाहता है, वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, चाहे जो भी हो। लेकिन बीच में अनावश्यक परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि वो जो सोच रहा था वैसा कतई नहीं हुआ और बिल्कुल उल्टा काम हो गया। पूरे ब्रह्मांड में कहीं कोई उसका समर्थक या उसका सहायक या उसको उस गति से आगे बढ़ाने वाला नहीं बचा और सारे उसके विरुद्ध खड़े हो गए और सारा उसके जीवन में भूकंप आ गया और अप्रत्याशित घटनाओं का उसे सामना करना पड़ा, दुखद घटनाओं का। तो कहाँ तो वो क्या सोच रहा था, किस रास्ते जाने की सोच रहा था, क्या प्राप्त करने की सोच रहा था और कहाँ वो गर्त में चला गया। इस स्थिति को कहते हैं स्थिति विपर्य, यानी परिस्थिति का पलटना। जब नायक जैसा चाहे वैसा न होकर कोई दुखपूर्ण घटना घटित हो जाए, अर्थात आशा के विपरीत कोई कार्य हो जाए तो उसे स्थिति विपर्य कहेंगे। आशा के विपरीत कोई कार्य हो जाए तो उसे ही क्या कहेंगे, स्थिति विपर्य कहेंगे। जब नायक जैसा चाहे वैसा न होकर कोई दुखपूर्ण घटना घटित हो जाए, अर्थात आशा के विपरीत कोई कार्य हो जाए, जज्बात पूरे पलट जाए, जीवन उथल पुथल हो जाए, उस स्थिति को स्थिति विपर्य, क्लाइमेक्स बन जाए, उत्कंठा आ जाए कि अब क्या होगा, ओ अब क्या होगा, ये क्या हो गया, ओ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्या, एकदम कुछ समझ ही नहीं आ रहा स्टोरी कहाँ से किधर निकल गई। तो उस स्थिति को कहते हैं स्थिति विपर्य। क्लियर है? ये कथानक का एक अंदर का अंग है। एक होती है अभिज्ञान। इसी कथानक का दूसरा जो एक शब्द है जुड़ा हुआ वो है अभिज्ञान। अभिज्ञान का मतलब क्या होता है? वैसे तो आप कहोगे कोई गुरुजी अभिज्ञान का मतलब चारों ओर का ज्ञान, अभी उपसर्ग ज्ञान मूल शब्द। अरे भाई, ये चारों ओर का ज्ञान ये कोई सामान्य अर्थ में नहीं आ रहा। अभिज्ञान उस अर्थ में आ रहा है, जैसे मैं कैसे बताऊं आपको, मूवी के माध्यम से समझो। कोई मूवी है, उसमें नायक आपका, नायिका है, खलनायक है और समाज है, राजनीति है। उसमें आप वो जो नायक है उसको मारना चाह रहा है खलनायक, और इस चीज का पता नायक का जो बहुत अच्छा मित्र एक राजनेता है उसको भी है। उस पर 2-4 बार अटैक होते हैं। नायक पूरा डाउट करता है कि खलनायक ने मेरे ऊपर 3 अटैक करवा दिया, और खलनायक को कोई पता ही नहीं है कि कब कौन सा अटैक किधर हुआ। मैं तो किसी से बात ही नहीं करा, मैं तो इसको नॉर्मल मान रहा था कि मेरा कोई खास दुश्मन नहीं है, मुझे क्या जमाने से लेना देना, मैं तो ऐसे बहुत सारे ऐसे दुश्मन है मेरे, मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ना चाहता। लेकिन उसको भड़का करके नायक के दिमाग में उसके प्रति दुराग्रह पैदा कर दिया उसके दोस्त, जो कि एक नेता है, राजनेता है, और अंत में उसको सुपारी दे दी कि इस नायक को मरवा दिया जाए उस राजनेता ने। तो डाउट कहाँ जाएगा? खलनायक पे। वो पूरे हथकंडे, पूरा अपहरण करता या पूरे जो भी दुष्कर्म या जो भी गंदे कार्य करवाने के पीछे जिसका षड्यंत्र, जिसका हाथ है, वो कौन है? नायक का ही दोस्त है, जो कि राजनेता है। अब नायक को और उसके संबंधी जो उसके मित्र हैं वो तो यही सोच रहे हैं यार खलनायक तेरा दुश्मन है और उसी ने सारे काम करवाया है। और बाद में जब पोल खुलती है कि भाई वो तो कुछ नहीं, उसको अता पता ही नहीं है बेचारे को, वो तो अपनी जगह सही है, ये जेता आस्तीन का सांप है, जो तेरा मित्र है, जो राजनेता है। राजनेता मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि अक्सर मूवीज में अपन देखते हैं तो वो राजनेताओं के कैरेक्टर ऐसे होते हैं, चुनाव लड़ने के संदर्भ में ये उसको ये कर लिया, वो कर लिया।
है ना, बाकी कोई भी हो सकता है, मैं तो एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। तो उस हिसाब से उसका जब पर्दा हटता है और उस आदमी पर जब पूरी सक्की सुई जाकर के जब बेपर्दा वो आदमी होता है तो पता चलता अच्छा इसके पीछे इसका हाथ था, उसको कहते हैं अभिज्ञान। अर्थात वास्तविकता का ज्ञान होना। नाटक के संदर्भ में बता रहा हूं मैं, वैसे तो पूरा ज्ञान वास्तविकता का ज्ञान सामान्य अर्थ है, लेकिन नाटक में क्या सामान्य अर्थ, क्या पूरा ज्ञान, क्या वास्तविकता का ज्ञान। नाटक में तो वही है कि जो अंतिम जो षड्यंत्र रच रहा उसका पता लग गया, वो है अभिज्ञान। तो आप इसको अपने शब्दों में जहां से प्रश्न बन सकता है वैसा लिख सकते हैं। सत्य की या वास्तविकता की पहचान, सत्य की या वास्तविकता की पहचान, सत्य की या वास्तविकता की पहचान फिल्मों में साफ सुथरा किरदार, साफ सुथरा किरदार, सज्जन नेताजी लिख सकता हूं क्या मैं? ओ एकदम सज्जन नेताजी, बिल्कुल सफेद पोशी सज्जन नेताजी ही पूरे अपराधों की जड़ होते हैं, की जड़ होते हैं, की जड़ होते हैं। सभी महान कुकृत्यों में उन बेचारे सज्जन नेताजी का ही, कुकृत्यों में उन नेताजी का ही हाथ होता है। देखो मैंने समझा भी दिया, लिख भी दिया। इसी को कहते हैं अभिज्ञान, वास्तविकता की पहचान, सत्य की खोज। आप चाहो तो इसको, ये मैंने वहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया दोबारा। वास्तविकता की पहचान होना, ये है अभिज्ञान, और ये इसकी उदाहरण है ना, इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि क्या है अभिज्ञान क्या है, यह है। और जैसे ही बात कथानक की आती है तो और कंटिन्यू इसकी लगातार विशेषताओं की बात करते हैं, तो आप आगे लगातार लिखेंगे। कथानक का महत्व अक्षय होता है। कथानक का महत्व अक्षय होता है। त्रासदी में कार्य व्यापार, यही है मेन, यही त्रासदी है, ध्यान देना। त्रासदी में कार्य व्यापार के उदात्त प्रस्तुतिकरण के लिए, के उदात्त प्रस्तुतिकरण के लिए घटनाओं और कथानक का संगठन ही महत्वपूर्ण है। और इसकी आत्मा भी कही है, कथानक, अरस्तु ने तो, कथानक ही त्रासदी की आत्मा होता है। कथानक की त्रासदी की क्या होता है? आत्मा। कथानक की त्रासदी की आत्मा होता है। आगे लिखेंगे, त्रासदी मतलब अनुकरण,
और यह अनुकरण त्रासदी मतलब अनुकरण, और यह अनुकरण नायक का नहीं, और यह अनुकरण मनुष्य का नहीं, या नायक कुछ भी लिख दो, मनुष्य का नहीं बल्कि कार्य व्यापार का होता है, बल्कि कार्य व्यापार का होता है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। और कथानक का अभी मैंने आपको बताया था, इसका प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि कथानक के मूल तत्व या कथानक के सर्वाधिक सक्षम तत्व या प्रबल तत्व, त्रासदी के प्रबल तत्व, त्रासदी के प्रबल तत्वों में नंबर 1 स्थिति विपर्य, नंबर 2 एवं अभिज्ञान दोनों आते हैं। समझ गए? अरस्तु का जो दृष्टिकोण है, अरस्तु का त्रासदी संबंधी जो दृष्टिकोण है वो वस्तुपरक है भाई, वस्तुपरक दृष्टिकोण। ये यहां पर फिर वही आपका ऑब्जेक्टिव वाला मामला सेट हो सकता है। वस्तुपरक दृष्टिकोण, प्रबल तत्व, इन चीजों पे ध्यान देना। वस्तुपरक दृष्टिकोण, अरस्तु का दृष्टिकोण वस्तुपरक है। इसमें वस्तुपरक में दो चीजें हैं। क्या है दो चीजें? मूर्त, मूर्त घटना संगठन, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो मुख्य कथा वस्तु, मुख्य कथा वस्तु पर जोर, मूर्त घटना संगठन पर जोर, ये होगा। एक इसका विपरीत जो पक्ष है वो है सूक्ष्म चरित्र विश्लेषण, सूक्ष्म चरित्र विश्लेषण। अरे इसका मतलब है साइड रोल, साइड रोल, अंदर की अंतरंग कथाएं, मुख्य कथा के साथ में जो अवांतर कथाएं चलती है वो। तो कई कथा वस्तु ऐसी होती है, कहानियों में मुख्य कथा ठहर जाती है, अवांतर कथाएं इतनी आगे ले जाती है, कहानी बहुत बड़ी हो जाती है। तो अवांतर कथाओं या सूक्ष्म चरित्र चित्रण पर जोर नहीं दिया, इन्होंने मुख्य कथानक को ही आधार माना है, इसीलिए वस्तुपरक दृष्टिकोण बताया। तो सूक्ष्म चरित्र विश्लेषण, इस पर इन्होंने जोर नहीं दिया। यहां पर आप लिख सकते हैं जोर नहीं दिया, जोर नहीं दिया। मुख्य कथानक कथा वस्तु पर जोर दिया और इस पर इन्होंने कोई जोर नहीं दिया। इसलिए कथा वस्तु की जब बात आती है तो निष्कर्ष रूप में क्या कहते हैं वो सुनो। नाटक के कार्य व्यापारों, नाटक के कार्य व्यापारों, नाटक के कार्य व्यापारों का प्रयोजन चरित्र का प्रस्तुतिकरण नहीं है। नाटक के जो कार्य व्यापार हैं, कार्य व्यापारों का प्रयोजन चरित्र का प्रस्तुतिकरण नहीं है। नाटक के कार्य व्यापारों का प्रयोजन चरित्र का प्रस्तुतिकरण नहीं है, अपितु
कार्य व्यापारों का पूरक है, कार्य व्यापारों का पूरक है। अतः घटनाएं तथा कथावस्तु त्रासदी की आत्मा है। ये बात पहले भी कह चुका, आत्मा है ना। इसको सिंगल कोट में बंद कर लें। घटनाएं और कथावस्तु क्या है? त्रासदी की आत्मा है। और कथानक के संदर्भ में थोड़ी सी और बात करते हैं। अरस्तु के अनुसार कथानक ही वह साधन है जिसके माध्यम से चरित्र, यानी जिसके बारे में वहाँ मंच फिल्मांकन किया जाएगा, चरित्र सार्थकता प्राप्त करता है, सार्थकता प्राप्त करता है, चरित्र सार्थकता प्राप्त करता है। तो चरित्र की सार्थकता के लिए हमारे पास जो कथा वस्तु है, जो नाटक का या त्रासदी का मुख्य कार्य व्यापार है, उसी के आधार पर चरित्र आता है और वही उसे सार्थकता देता है, जो कि कथा वस्तु पर आधारित है। अब थोड़ा सा यहाँ से हटके बात करते हैं कि जो अरस्तु हैं, अरस्तु ने कथानक कहाँ से उठाए? कथानक के 3 भेद बताए हैं। अरस्तु ने कथानक के कितने भेद करे हैं? 3 भेद। नंबर 1, इसको दूसरे उस पे लेते हैं, चार्ट पे। नंबर 1 दंत कथा, नंबर 2 कल्पना, नंबर 3 इतिहास। ये 3 भेद करे हैं और तीनों भेदों में, इसका मतलब समझ गए आप? दंत कथा, इसको आगे बढ़ाता हूं। इसका मतलब है लोक प्रचलित कहानियां, लोक प्रचलित कहानियां। इसका मतलब क्या है? लोक प्रचलित कहानियां। और इन तीनों आधारों में ये जो आधार है, यही सर्वश्रेष्ठ है। यही आधार क्या है? सर्वश्रेष्ठ आधार है। क्यों है सर्वश्रेष्ठ? क्योंकि वही रखें यार मारकर, अभी इसी की बात हो रही है। क्योंकि इसमें कल्पना और सत्य दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। कल्पना और सत्य दोनों का समन्वय इसी में देखने को मिलता है। कल्पना और समन्वय दोनों का मिश्रण है ये तो हो गई दंत कथानक की बात। लेकिन इन तीनों के लिए, तीनों कथानकों
के लिए आवश्यक तत्व, जो तीनों के लिए महत्वपूर्ण है, वो है घटना की संभाव्यता। घटना की संभाव्यता। तीनों ही कथानक हो सकते हैं, लेकिन तीनों ही कथानकों में जो सबसे आवश्यक तत्व है वो क्या है? घटना की संभाव्यता। और घटना की संभाव्यता के बारे में बात करें तो क्या है घटना की संभाव्यता? घटना की संभाव्यता है कि दर्शकों को ये लगे कि ये जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये अपने जीवन से जुड़ी हुई है। दर्शकों को ये लगे कि ये जो भी घटनाक्रम हो रहा है, ये सारा अपने ही समाज का, अपने ही जीवन का, अपने ही दुनियादारी का अवयव है, कंटेंट्स है। ये सारी चीज़ें हमारे साथ भी हो सकती है। रोज़ दिनचर्या में ये सब चीज़ें शामिल है। कोई बाहरी उनके कार्य क्षेत्र या उनके जीवन क्षेत्र से बाहर की बात न करके उनके जीवन से ऐसी घटना जो वहाँ संभावित हो सकती है उनके ही जीवन में, उसको कहते हैं घटना की संभाव्यता। इससे क्या है? इससे दर्शक डूबेगा, देखेगा और उससे लगेगा कि ये तो मेरे साथ भी हो सकता है या मेरे ही जीवन का कहीं कोई आसपास का पात्र है। तो इस तरह थोड़ा सा अभी और डिस्कस करना है और समय हमारा हो चुका, और इसलिए अगली क्लास में हम बात करेंगे अरस्तु के इस त्रासदी सिद्धांत की लगातार, और अनुकरण हमारा हो गया, विरेचन की साथ में बात कर लेंगे, तो अगली क्लास में दोनों हो जाएंगे। आज तक अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।